Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to Norset. I hope you all doing well और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपका जो फर्स्ट मॉक टेस्ट कंडक्ट हुआ था। मैं चाहूँगी कि इस क्वेश्चंस में जितने भी आपके 30 क्वेश्चंस हैं इन सभी के आंसर मुझे आपसे मिले और वो भी बिल्कुल सही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी पोर्शन है। आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं उनसे भी सबसे ज़्यादा इजी जो पोर्शन है वो आपका बायो का है। और अगर आप बायो में 30 में से 25 प्लस स्कोर कर रहे हो तो ही आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, अदरवाइज़ आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं आप स्टार्ट करूँगी क्वेश्चन 1 से लेके 30 तक और आप अपना मार्क्स काउंट करना कि आपके 30 में से कितने स्कोर बन रहे हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग का खास ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का मतलब है आपके मार्क्स और कम हो जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट है। इसके अलावा भी आपके 9 और मॉक टेस्ट कंडक्ट होंगे जो कि आपके अपने ऐप नर्सिंग टू नॉर्सेट पे कंडक्ट होंगे। तो जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है उनको ये 9 टेस्ट अवेलेबल होंगे। जो मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट था वो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली जो बाकी आपके 9 अदर मॉक टेस्ट हैं या मॉडल टेस्ट पेपर है वो फ्री नहीं होगा। अगर आप वो टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी होगी और टेस्ट सीरीज़ पे अभी भी आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो आपके पास एक अच्छा टाइम है टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने का। और अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किया है किसी भी अदर इंस्टीट्यूट का या कहीं का भी, आपको एक टेस्ट सीरीज़ लेनी है सिंपल सी और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। तो अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से करो, क्योंकि जब तक तुम क्वेश्चन पेपर की तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे सारी पढ़ाई, सारी मेहनत, सब कुछ बर्बाद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इंस्ट्रक्शंस आप देख रहे हो यहाँ पे वो सेम इंस्ट्रक्शन है जैसा आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है फाइनल एग्जाम में। द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस, जिसमें से आपके 30 फिजिक्स, 30 बायो, 30 केमिस्ट्री एंड 10 जीके के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ईच करेक्ट आंसर कैरीज 1 मार्क, इनकरेक्ट आंसर 0.33 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो आप याद रख लो आपको माइनस नहीं करना है बिल्कुल भी। आता है तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे और आई वॉन्ट यू टू गिव आंसर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टेक्सोनोमिक ग्रुप कैटेगरीज। तो आप सभी को पता है हमारे पास एक टेक्सोनोमिकल हायरार्की होती है। तो उस हायरार्की में जो ऑर्डर है वो किस तरह से अरेंज है, या आपको इन 4 ऑप्शंस में से सही सेलेक्ट करना। हियर वी हैव 4 ऑप्शंस और आपको बताना है सही सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी। तो हम सबसे पहले पता है कि जो सबसे लोएस्ट रैंक पे आता है दैट इज योर स्पीशीज, ठीक है। तो सबसे नीचे आपका आता है स्पीशीज, उसके ऊपर आता है आपका जीनस, ठीक है। देन उसके बाद आपकी आती है फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास एंड फाइनली आपका डिवीजन या फिर फाइलम, ठीक है। तो हमारे पास ये सीक्वेंस होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाली सीक्वेंस किस ऑप्शन में दिख रही है? तो यहाँ पे ये सेम सीक्वेंस फॉलो करने वाला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड ट्राइब इज इन बिटवीन जीनस एंड फैमिली, ठीक है। तो ये है आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है इन एंजियोस्पर्म मेगास्पोर डेवलप इनटू, ठीक है। एंजियोस्पर्म में जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो इन फ्यूचर इन 4 में से किस में कन्वर्ट हो जाता है? नंबर ए इज एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल, एंडोस्पर्म एंड द लास्ट ऑप्शन इज पोलन सैक। तो राइट आंसर है, जी हाँ, वेरी गुड, आप सभी ने बिल्कुल सही समझा। राइट आंसर इज एम्ब्रियो सैक। तो आपका जो एंजियोस्पर्म है, फंक्शनल जो मेगास्पोर होता है वो एंड में चल के किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपके एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। याद आया कुछ इसे देख के? दिस इज योर एम्ब्रियो सैक, ठीक है। यहाँ पे हमारा 3 सेल्स होते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये जो 2 सेल्स होते हैं ये होते हैं हमारे साइनोजिड्स और ये वाला एक होता है हमारा एग सेल, ठीक है। एंड ये बीच में हमारे होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब तुमसे ना एक क्वेश्चन मैं पूछूं, तुम मुझे आंसर बताओ, ये जो एंटीपोडल सेल्स हैं इस वाले एंड पे, इस एंड का नाम क्या होता है? एंड यहाँ जहाँ पे एग प्रेजेंट है इस एंड का क्या नाम है? ओके, तो इस
इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे कि जहां पे एग प्रेजेंट है उस एंड का क्या नाम है, और जहां पे आपके एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है उस एंड को हम क्या कहते हैं इन अ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड है, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 इन डैश अ डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड गेमेटोफाइट ऑल्टरनेट्स विद अ शॉर्ट लिव्ड डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। तो इन चार में से आपका राइट आंसर होगा एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस है और यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दैट इज ब्रायोफाइट। ठीक है, तो ब्रायोफाइट में क्या होता है, आपका जो डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट होता है वो होता है आपका हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। ठीक है, और जो डिपेंडेंट होता है हैप्लॉइड जो गेमेटोफाइट है उसके ऊपर जो डिपेंडेंट होता है वो होता है आपका स्पोरोफाइट। लेकिन इसी का ऑपोजिट होता है आपके टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट में क्या होता है आपका जो डोमिनेंट फेज होता है वो स्पोरोफाइट होता है, जबकि डिपेंडेंट जो होता है वो आपका गेमेटोफाइट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज याद करके रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया एम्ब्रियो सैक को। तो वहां से सेम क्वेश्चन आया है कि जो एम्ब्रियो सैक है किसी भी एंजियोस्पर्म का, वो किससे बना होता है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, 8 सेल्स, सेकेंड ऑप्शन इज 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई, C is 8 न्यूक्लिया एंड D ऑप्शन इज 7 सेल्स एंड 7 न्यूक्लिया। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ड्रॉ करके दिखाया था अपने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, तो एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, एक सेंट्रल सेल होता है एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे एक सेंट्रल सेल होता है, यहाँ पे आपके 2 साइनर्जिड्स होते हैं और पीछे आपका एक एक्स सेल होता है, दोनों में एक एक न्यूक्लियस, तीनों में एक एक न्यूक्लियस है। देन यहाँ पे आपके 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं जिसमें भी एक एक न्यूक्लियस होता है एंड बीच में होता है आपका सेंट्रल न्यूक्लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे एक सेल, ये 3 सेल, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो 3 सेल्स। तो कितने टोटल सेल्स हो गए, 7 सेल्स। ठीक है, अब न्यूक्लियस की बात करते हैं, पे है 3 न्यूक्लियस, यहाँ पे हमारे पास है 2 न्यूक्लियस एंड 3 न्यूक्लियस हमारे पास यहाँ पे है। तो काउंट करें तो 3 3 6 प्लस 2 यानी 8 आपके पास हो गए हैं न्यूक्लियस। तो राइट ऑप्शन विल बी बी, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पे फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आपके पास जो सेम ऑप्शंस है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है हर एक के अंदर और आपको सेलेक्ट करना है जो तीनों बिलोंग करते हैं ऑर्थ्रोपोडा के अंदर से। ठीक है, तो A B C D आप मुझे बताओ राइट आंसर क्या होगा। इन 4 ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट, राइट आंसर विल बी डी, कॉकरोच, स्कॉर्पियन एंड प्रॉन। ये तीनों के तीनों हमारे बिलोंग करते हैं फाइलम ऑर्थ्रोपॉड्स के अंदर से। ठीक है, बाकी आप जितने भी ऑप्शंस देख रहे हो हर एक में एक ऐसा ऑप्शन है जो अलग कैटेगरी से, अलग फाइलम से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। व्हाट इज अ कॉमन बिटवीन पैरेट, प्लेटिपस एंड कैंगरू। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, आप सभी देख सकते हैं। 4 ऑप्शंस में से आपसे पूछा है इन चारों में क्या कॉमन है। जो 3 आपके पास इन्होंने पैरेट जो कि हमारा एव्स बर्ड्स कैटेगरी आती है, प्लैटिपस और कैंगरू दोनों के दोनों हमारा बिलोंग करते हैं मैमल से। लेकिन प्लैटिपस में एक डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है कि प्लैटिपस इज एन ओवीपैरस एनिमल। ठीक है, जो हमारे जो सारे के सारे मैमल्स हैं दे आर वीवीपैरस, यानी कि वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज वीवीपैरस। लेकिन जो आपका प्लैटिपस है वो एक ऐसा इकलौता मैमल है जो ओवीपैरस है, दैट इज वो एग ले करता है। तो ये 3 ऑप्शंस में से आपसे कॉमन पूछा गया है, तो हमें एक चीज कॉमन है, एव्स और मैमल्स ये दोनों के दोनों वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब दे विल मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर, और इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योथर्मी। तो राइट आंसर विल बी होम्योथर्मी, तीनों में ये चीज कॉमन होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूटेड मोर ऑन द लोअर सरफेस देन ऑन द अपर सरफेस। यानी हमारे पास जो लीव्स है उसके 2 सरफेस होती है हमारी, एक अपर सरफेस है और एक लोअर सरफेस है। तो स्टोमेटा वो कह रहे हैं कि अपर सरफेस पे ज्यादा प्रेजेंट है एज लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू अपर सरफेस। और ऐसा किस केस में होता है, तो ये ऐसा होता है आपकी डॉर्सी वेंट्रल लीफ में,
डॉर्सीवेंट्रल लीफ के जो होते हैं ये हमारे डाइकॉट, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो डाइकॉट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है आइसोबायलेटरल लीव्स। तो आइसोबायलेटरल लीव्स वो होते हैं जिसमें अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस दोनों में सेम अमाउंट ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और ये मोस्टली होता है आपके मोनोकॉट प्लांट्स में, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी डॉर्सीवेंट्रल लीफ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन अ फ्रॉग इफ अ होल इज पंच्ड इन द फ्लोर ऑफ इट्स बकल कैविटी देन द फ्रॉग विल नॉट डाई एज। तो ये फ्रॉग का क्वेश्चन है, जैसा कि इस बार का जो न्यू सिलेबस है नीट का उसमें आपका कॉकरोच और अर्थवर्म डिलीट करके फ्रॉग को ऐड किया गया है, तो दैट्स वाई मैंने ये क्वेश्चन डाला है फ्रॉग के पार्ट से। क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी बकल कैविटी, जो फ्रॉग की बकल कैविटी है उसमें अगर होल कर दिया जाए एक फ्रॉग की बकल कैविटी में, फिर भी उसका जो है फ्रॉग वो डाई नहीं करेगा, वाई? तो क्वेश्चन आंसर है आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, और इसमें से राइट आंसर होगा क्योंकि बकल कैविटी को अगर आपने पंच कर भी दिया, बंद कर भी दिया, तब भी वो रेस्पायर करता रहेगा, और वो रेस्पिरेशन होगी आपकी ड्यू टू दियर लंग रेस्पिरेशन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका बी, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन अकर, इसलिए उसकी डेथ नहीं होगी, ठीक है। फ्रॉग वाला पोर्शन ऐड किया गया है, तो फ्रॉग के बारे में अच्छे से डिटेल स्टडी कर लेना। हर बार कॉकरोच और अर्थवर्म से ही पूछे जाते थे क्वेश्चन, अर्थवर्म भी रिलेटेड था, ओनली कॉकरोच से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट अब आपका फ्रॉग पूछा जाएगा, तो कॉकरोच को छोड़ के अब फ्रॉग को अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 9th पे। व्हाट डज ए बी एंड सी रिप्रेजेंट इन द गिवन फिगर ऑफ अ क्रोमोसोम्स। तो ये आपका क्रोमोसोम का एक फिगर है, यहाँ आपको बताना है कि ए, बी और सी में से क्या जो स्ट्रक्चर है उनके नाम क्या है। तो ए तो यहाँ पे आपको दिख सकता है क्लियरली, ये हमारा सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। अब बी भी आपको क्लियरली दिख रहा है, बी इज योर सैटेलाइट। तो ये 2 ऑप्शन अगर आपको पता है तो आप ऑलरेडी 3 का राइट आंसर निकाल सकते हो ऑप्शन को देख के। तो लेट्स से द ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, जो ए ऑप्शन मैंने आपको बताया कि ए और बी जो हमारे पास है वो सेंट्रोमियर और सैटेलाइट है, तो सी विल बी योर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो राइट आंसर होगा हमारे पास सी, आपका राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। ओके, हमारा नेक्स्ट है 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, और आपसे पूछा है इसमें से कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास जो 4 ऑप्शन है उसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इंटरनल है, बाकी सब एक्सटर्नल है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं CO2 कंसेंट्रेशन, ये भी हमें बाहर से मिलेगा, O2 भी हमें बाहर से मिलेगी, वाटर भी हमें बाहर से मिलेगा। जो प्लांट के अंदर होता है दैट इज ओनली क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कंसेंट्रेशन एक ऐसा इंटरनल फैक्टर है, बाकी सारे के सारे 3 ऑप्शन आपके एक्सटर्नल फैक्टर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो सॉर्गम है वो एक C3 प्लांट है या C4 प्लांट है, क्योंकि आप सभी को पता है C3 प्लांट में जो आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज फोस्फो 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ये आपका बनता है C3 प्लांट्स में, और C4 प्लांट्स में आपका बनता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो यहाँ पे मैं बताऊँ सॉर्गम जो है वो आपका है C4 प्लांट, तो राइट आंसर विल बी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गिवन इंटरमीडिएट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कंप्लीट क्रेब्स साइकिल के बारे में। तो जिन लोगों ने अभी तक क्रेब्स साइकिल को अच्छे से नहीं पढ़ा है, ग्लाइकोलिसिस को नहीं पढ़ा है, अच्छे से जाके हर एक स्टेप पे क्या फॉर्मेशन होती है, कितने प्रोडक्ट का कार्बन बनता है, कितनी ATP रिलीज होती है, कितने NADPH रिलीज होते हैं, ये सारा चीज़ अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि पेपर में ऐसे 1 वर्ड आंसर क्वेश्चंस आते हैं और डेफिनेटली आएंगे आपके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रैब साइकिल का बताऊँ तो सबसे पहले आपका जो क्रैब साइकिल है उसमें बनता है आपका सक्सिनिक एसिड, आफ्टर दैट आपका फ्यूमरेट बनता है, फिर मैलेट बनता है, एंड लास्ट में बनता है हमारा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो इस सीक्वेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है जो मैच हो रहा है, और वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर A। सक्शनिक एसिड के बाद मैंने आपको बताया फ्यूमरेट बनता है, देन आपका मैलेट बनता है, एंड फाइनली आपका OAA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है। तो राइट आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथेड आउट इज इक्वल टू। फोर्सफुल इंस्पिरेशन का मतलब है कि आपके पास टाइडल वॉल्यूम तो है, पर प्लस आपने इंस्पायर किया है तो उसके साथ एक्स्ट्रा फोर्सफुल किया है, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कंसीडर हो गया।
तो जब आप एक्सपायर करोगे तो ये दोनों वैल्यू तो एक्सपायर होंगी, प्लस फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद होगा फोर्सफुल एक्सप्रेशन, तो उस टाइम पे आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बाहर आएगा। तो यहाँ पे ये जो तीन चीजें हैं वो ये होंगी, आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो दिस विल बी द राइट आंसर। जिन्होंने आंसर ये पुट किया था उन सभी को 1 मार्क मिले होंगे, और जिन्होंने इन चारों में से कोई और ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा उन्हें -0.33 मुबारक में मिले होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2 इज कैरिड इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको CO2 पूछा है, इसकी जगह आपसे ऑक्सीजन के बारे में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर पूछा जाए CO2 को अगर आप हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर दो तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, उसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा के थ्रू आपका CO2 कितना कैरी होता है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 7%, क्योंकि आपका 70 to 80% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी 7% ओनली थ्रू प्लाज्मा। बाकी का जो 70 to 80% है वो आपका बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, एंड द रेस्ट जो भी बचा वो आपका हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन को लेके भी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लड ऑफ AB ग्रुप कैन नॉट बी गिवन टू B ग्रुप पेशेंट बिकॉज। चार ऑप्शंस हैं आपके पास। क्वेश्चन बोलता है कि AB ब्लड ग्रुप पेशेंट है, तो एक बात आप B ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा ध्यान से सुन लेना। अगर किसी पेशेंट का A ब्लड ग्रुप है तो जो उसका RBC है उसके सरफेस पे जो एंटीजन है वो A है, बट उसके ब्लड में जो एंटीबॉडीज है वो B के अगेंस्ट है। ठीक है, ये सिंपल बात है। अगर कोई B ग्रुप का ब्लड ग्रुप का पेशेंट है तो उसके ब्लड ग्रुप जो ब्लड सरफेस है यानी जो RBC होता है उसके सरफेस पे B एंटीजन होगा, लेकिन उसके ब्लड में A का एंटीबॉडी होगा। इट मीन्स अगर तुम A ब्लड ग्रुप का ब्लड इसमें मिक्स करोगे तो वो पूरी तरह से उस ब्लड को मार देगा। इसी तरह B को A में मिक्स करोगे तो वो भी उसको किल कर देगा। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका AB ब्लड ग्रुप पेशेंट है। ठीक है, ब्लड ऑफ AB ग्रुप कैन नॉट बी गिवन टू B ग्रुप। B ग्रुप में इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जो ब्लड AB ग्रुप का मतलब है उस ब्लड पे A और B दोनों के ही एंटीजन है। ठीक है, और एंटीबॉडी कोई सा भी नहीं है, तो इसको तो कुछ भी दोगे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ग्रुप अगर तुम दे रहे हो B को, ठीक है, तो अगर हम B को दे रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, B के पास एंटीबॉडी किसका प्रेजेंट है, A का। तो जैसे A एंटीजन इससे आएगा तो ये इसको किल कर देगा। दैट्स वाई आप इस पेशेंट को B वाले पेशेंट को AB ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज होगा A का। तो राइट आंसर यहाँ पे है आपके पास D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म हैव 24 क्रोमोसोम्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द गैमेट्स। तो हमें पता है जो आपके पास एंडोस्पर्म होता है उसकी प्लॉइडी होती है 3n, तो 3n इज इक्वल्स टू 24 यानी n इज इक्वल्स टू आपके पास 8 है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा गैमेट्स में, तो गैमेट की प्लॉइडी कितनी होती है n, तो n इज इक्वल्स टू वैल्यू हमने निकाली 8, तो राइट आंसर विल बी A। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। तो ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। मिसमैच पेयर आपको सिलेक्ट करना होता है या फिर राइट वाला सिलेक्ट करना होता है। तो हम सभी को पता है स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन -196 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। जो कैरेट ग्रास है उससे पोलन एलर्जी भी होती है बहुत सारे लोगों को। अब बात करते हैं इन दोनों में क्या राइट है। चास्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं जिसके जो एंथस और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं, तो ये बिल्कुल राइट है। एक होता है आपके पास क्लिस्टोगैमस, तो क्लिस्टोगैमस का क्या होता है, उसके जितने भी रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, सो दैट उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी हो सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है। लेकिन आपके जो चास्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक्सपोज्ड होते हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, सो दैट आपका यहाँ पे जिनोगैमी हो सकती है
इनको ओपन मैरिज के नाम से भी जाना जाता है। एंड द लास्ट वन इज जीनोगैमी, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास होती है ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी सेम फ्लावर से सेम फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए, तो वो होती है आपकी सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। जीनोगैमी में क्या होता है, जो जीनोगैमी है उसमें क्या होता है, एक डिफरेंट प्लांट है ए और दूसरा प्लांट है बी। ठीक है, तो यहाँ से इसका एंथर से पोलन निकल के कहाँ जाएगा, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे, इसको हम जीनोगैमी कहते हैं। ठीक है, और एक और टाइप की पॉलिनेशन होता है जिसको गिटनोगैमी कहते हैं। गिटनोगैमी में क्या होता है, आपका प्लांट सेम होता है लेकिन फ्लावर डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक ऊपर फ्लावर है और एक नीचे फ्लावर है, उन दोनों में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो गिटनोगैमी है। ठीक है, ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। इफ मेमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली। यहाँ पे जरा ध्यान रखना, यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज अनलाइकली, यानी इन चार में से ऐसे क्या चीज है जो होना इम्पॉसिबल है या नहीं होता है। ठीक है, इफ अगर आपका ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम विल डिसइंटीग्रेट, वेरी गुड, ये तो होता ही है। प्रोजेस्टेरॉन भी डिक्लाइन हो जाता है और एस्ट्रोजन भी डिक्लाइन होता है, लेकिन जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों के दोनों क्या होता है, डिक्लाइन होते हैं। लेकिन जो आपका सी ऑप्शन है यहाँ पे वो आपको दिख रहा है एस्ट्रोजन सिक्रीशन इंक्रीजेस, तो ये चीज नहीं होती, क्योंकि ये इसका भी सिक्रीशन क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो राइट आंसर आपका होगा सी यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन है और पूछा है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव आर इम्प्लांटेड अंडर द स्किन। मुझे पता है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सारे बच्चों ने इसका आंसर राइट दिया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज कॉपर टी, ये एक आईयूडी होता है जिसको हम वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, वेजाइना के थ्रू आपका जो भी पूरा यूट्रस है उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है कॉपर टी को। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बोला स्किन के अंदर इम्प्लांट्स किए जाते हैं। ठीक है, तो वो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बी भी आपका बैरन मेथड में आता है। ठीक, तो इसी तरह ये दोनों आपके बैरन मेथड्स में आ जाते हैं। दिस वन इज नोन एज इम्प्लांट्स, और ये स्किन के अंदर इम्प्लांट्स किए जाते हैं। और बेसिकली इसमें क्या होता है, ये हार्मोन रिलीजिंग होते हैं, ये जो केमिकल रिलीजिंग होते हैं, इसकी वजह से आपका जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो इसको हैम्पर करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, जो स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, दैट इज इम्प्लांट्स, और डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, which method can be used for women that cannot produce ovum but can provide suitable environment। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। क्वेश्चन सिंपल है बहुत, ओवम रिलीज नहीं कर पा रही। ठीक है, तो ओवम रिलीज नहीं कर पा रही, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, वो सुटेबल एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो उनके पास गैमेट नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, हम गैमेट को उठा के सीधा कहाँ डाल देंगे, उसकी फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, उसके बाद का सारा प्रोसेस शी कैन बियर, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है, ओवम नहीं रिलीज कर पाने में। तो हम उसको क्या करेंगे, सीधे यहाँ से एक गैमेट उठा के उसकी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इफ द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस इन अ डीएनए, आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है ये, और क्वेश्चन पूछा है आपसे कि इसका आपको बताना है जो ट्रांसक्रिप्ट है वो कैसा होगा। ठीक है, उसकी जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी। तो एक बात ध्यान रखना, जो डीएनए है उससे ट्रांसक्रिप्शन होके बनाना है हमें आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए। जो आरएनए है ना उसके पास थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह होता है आपके पास यूरेसिल। ठीक है, अब तो सीक्वेंस देख लेते हैं फटाफट, इसकी सीक्वेंस कैसे होगी। तो जी की जगह आपको पता है सी आएगा, सी की जगह जी आएगा, टी की जगह ए आएगा। अब यहाँ ए है, ए का जो कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड होता है दैट इज डीएनए में तो वो थाइमिन होता है एडिनोसिन का, लेकिन आरएनए में एडिनोसिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है, वो होता है आपका यूरेसिल। तो यहाँ पे आ जाएगा यू, फिर जी की जगह सी, सी की जगह जी, ए की जगह अगेन यहाँ पे एडिनोसिन का मैंने अभी आपको बताया था ये होता है यूरेसिल। तो दिस विल बी द राइट सीक्वेंस, और इस ऑप्शन वाला जो भी सीक्वेंस है वही आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द वेरियस स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर है और हमें बताना है इसके स्टेप्स जो होंगे सीक्वेंस में, लाइक फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड, थर्ड एंड एंड तक। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। हम सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग इसे अरेंज करेंगे एंड देन हम देखेंगे हमारा कौन सा वाला बेस्ट ऑप्शन है जो इससे मैच कर रहा है।
तो नंबर 1 सबसे पहला तरीका क्या होगा, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें डीएनए को किसी भी सेल या न्यूक्लियस से सेपरेट करना होगा। तो यहाँ पे नंबर 1 स्टेप आ जाता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए आइसोलेट हो गया, उसके बाद हम करेंगे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट। तो डाइजेशन ऑफ डीएनए करेंगे एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। आफ्टर दैट क्या होगा, वो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने थे उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग अलग पोजीशन दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो 1, 2 और 3 के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप, जो भी हमने फ्रेगमेंट सेपरेट किए थे उसको हम नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो फोर्थ स्टेप विल बी दिस। नेक्स्ट स्टेप होगा, जितने भी हमारे फ्रेगमेंट्स जिसको हमने नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे, उन सभी को हमें हाइब्रिडाइज कराना है यूजिंग VNTR प्रोब। तो फिफ्थ स्टेप विल बी दिस। एंड फाइनली जितना भी हाइब्रिडाइज हुआ है उसको ऑटो रेडियोग्राफी से हमें डिटेक्ट करना है। तो लास्ट स्टेप विल बी दिस। तो इस वाले सीक्वेंस में जो भी हमारा ऑप्शन है वो राइट होगा, और इस सीक्वेंस में हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो ए हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, ये जो 2 है ये दिस इज नॉट 2, दिस इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। माल्ट, माल्ट के फुल फॉर्म बता दो फटाफट, विदाउट टाइम वेस्टिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माल्ट? MALT। माल्ट की फुल फॉर्म होती है हमारी म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और ये दिस इज योर बी ऑप्शन। तो बी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकीमिया। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि यहाँ पे जो ल्यूकीमिया है इस वर्ड का मतलब क्या होता है। ल्यूकीमिया का मतलब है यहाँ पे ब्लड कैंसर, और ब्लड कैंसर का मतलब ही होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ। अब क्योंकि ये ब्लड है तो ब्लड की एबनॉर्मल ग्रोथ, तो ब्लड के अंदर आपके WBC आते हैं, RBCs आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं। तो एबनॉर्मल ग्रोथ का मतलब है सिंपली आपका इंक्रीज इन नंबर ऑफ दीज सेल्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन है आपका, दैट इज इंक्रीज नंबर ऑफ WBC। तो ये आपका राइट आंसर होगा। जो भी पर्सन है जिसको ल्यूकीमिया, उसके अंदर तीनों सेल्स इंक्रीज होंगे, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। द फंगस ट्राइकोडर्मा हैज प्रूव टू बी अ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर। ये आपका क्वेश्चन है। माइक्रो जो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम है उनका यूज किस चीज में किया जाता है। ठीक है, तो ये हेल्पफुल है किस चीज में, जितने भी आपके प्लांट्स प्रोडक्ट होते, जितने भी प्लांट्स हैं सबके अंदर डिजीज को, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है आपका ट्राइकोडर्मा फंगस। और ये तो राइट आंसर होगा आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट पैथोजन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सही, जैसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया है, करेक्ट मैच नहीं है, उसको हमें सेलेक्ट करना है। ट्यूमर इंड्यूसिंग TI प्लाज्मिड, वेरी गुड। राइबोन्यूक्लियस का काम होता है रिमूव RNA, ये भी राइट है। PCR में यहाँ पे लिखा है PNA स्ट्रेनिंग, PNA नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे RNA होगा, बट PCR जो होता है वो RNA की भी स्ट्रेनिंग नहीं करता, वो करता है DNA को एम्पलीफिकेशन। ठीक है, PCR जो होता है टेक्निक। एंड द लास्ट इज एगरोज सीवीड्स, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इनमें से जो इनकरेक्ट मैच है वो है आपका PCR। ठीक है, तो इसको ये करेक्ट होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट चलते 27 पे। द सेकेंड हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना है जो हार्ट साउंड सेकेंड आता है। एक बात बता दो आपको, जो लब साउंड होता है, लब एंड डब, फर्स्ट हार्ट साउंड होता है, इसको S1 कहते हैं। ये कब आता है, जब आपका बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड जिसे हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर से आपका फर्स्ट हार्ट साउंड आता है, दैट इज लब। पर यहाँ क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि सेकंड हार्ट साउंड कब आता है। तो सेकंड हार्ट साउंड तब आता है जब आपका पल्मोनिक और आयोटिक वॉल्व, इन दोनों का जब क्लोजर होता है, इसे हम सेमी ल्यूनर वॉल्व भी कहते हैं, याद रखना, सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, इन दोनों के क्लोजर से आता है आपका सेकंड हार्ट साउंड, जिसको हम डब साउंड कहते हैं। तो राइट आंसर विल बी सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। मैचिंग क्वेश्चन है, वेरी गुड। 28 क्वेश्चन है और आपका ये क्वेश्चन है सेल डिवीजन से। तो यहाँ पे आप बहुत ही क्लियरली आंसर दे सकते हो इसका। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो चीजें हमें आती है, क्रोमोसोम्स मूव्स टू इक्वेटर, ऐसा होता है आपका मेटाफेज में। तो ए का आंसर हो जाएगा 4 यहाँ पे। सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड्स मूव्स अपार्ट, ये आपका होता है एनाफेज में। पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, याद रखना हमेशा जो क्रॉसिंग ओवर है वो आपकी पैकाइटीन में होती है, ये हमेशा याद रखना। ये भी फेजेस आपस में मिक्स है, कई बार ऐसा होता है जो फर्स्ट फेज होती है उसके जो 5 स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन,
डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, उनके बारे में भी आपको एक मैचिंग मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको मैच करने वाला जो भी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, यहाँ पे फिर से मैचिंग है। ये आपका एनिमल किंगडम से मैचिंग आ चुकी है। यहाँ पे आपको बताने हैं जो भी इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो किस एनिमल से मैच कर रहे हैं, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो जो किडनीज होती है वो हम में होती है या फिर मैमल्स में, तो राइट आंसर है शार्क। यहाँ पे आप बात करते हैं मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की, तो ये होते हैं हमारे कॉकरोचेस में। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लेम सेल्स की, तो फ्लेम सेल्स होते हैं हमारे फ्लैटवर्म्स में और नेफ्रीडिया होते हैं हमारे लीचेस में। तो राइट ऑप्शन आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, और आई होप इसके एंड तक आप सभी के मार्क्स 30 में से 25 से ज्यादा बन रहे होंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे आपको सारे फंजाइज दे रखे हैं, उनको आपको उनके जो सेकंड नेम है उससे मैच करना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको मैच करना है राइट आंसर से। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे रही, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दोगे कमेंट सेक्शन में कि इस वाली मैचिंग का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करते रहो, आगे भी हम लेके आएंगे, ऐसे ही अपने सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। बाकी आप सभी के ऊपर है, आप जितने अच्छे से मेहनत करोगे, जितने अच्छे से पढ़ाई करोगे, आपका सिलेक्शन भी उतना ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। लाइक एम्स बीएससी नर्सिंग, AVPMU, RUHS, PGIMR, BCEC, MPPNST एंड ऑल अदर स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलते हैं 110 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट, 10 प्लस मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो, एंड फॉर दोज जिनकी फिजिक्स वीक है उन सभी के लिए फिजिक्स चैप्टर वाइज फॉर्मूले। सो टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है और लिमिटेड भी है, सो प्लीज डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड ज्वाइन द टेस्ट सीरीज नाउ।